जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस 4 में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो कि ये हमारा यूट्यूब पर पहली बार ब्रह्मास्त्र वीडियो होगा। आप पेपर से पहले इस वीडियो को देखकर जाइएगा और सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। मैंने इसमें सभी प्रश्न लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आप सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। बाकायदा मैंने हल सहित बताया। आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो पेपर से पहले सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। 2024 का ब्रह्मास्त्र वीडियो है यूट्यूब पर पहली बार। किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा 70 में 70 अंक लाने से बोर्ड में। दीर्घ प्लस लघु प्लस एमसीक्यूज महत्वपूर्ण सभी प्रश्न आपके एक वीडियो में मिलने वाले हैं। देखो टाइम तो लगेगा पर आप वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। आप इसी वीडियो को देखकर एग्जाम में चले जाइएगा, आपके 70 में से 70 अंक पक्के हो जाएंगे। इसीलिए इसका मैंने नाम रखा है ब्रह्मास्त्र वीडियो। ठीक है, सभी वीडियो का ब्रह्मास्त्र वीडियो है। आप लोग इसको देखकर जरूर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम दीर्घ, फिर लघु करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से हम सीरियल चलाएंगे। देखो वीडियो लंबी होगी पर आपको धैर्य बनाए रखना है। बस आप पेपर पेन लेकर बैठ जाइएगा। ठीक है, या आप जिससे भी आपने नोट्स बनाया वो लेकर बैठ जाइएगा और निशान लगाते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो पहला प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में ये किसका कथन है? ये किसका कथन है? जब, ठीक है, फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? देखो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, रोम, बिस्मार्क, मेजनी या मेटरनिक। तो ये किसने कहा था कि किसने कहा था? तो आप सभी जानते हो ये कहा था आपके मेटरनिक ने। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये मेटरनिक ने कहा था। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न बोला गया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ है वह है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ है वह है जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड। तो आपको इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है, तो आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ है वह है जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड। तो आप सभी जानते हो जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपके फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, इसके बाद फ्रांस की क्रांति हुई है 1788 में, 1789 में, 1790 में, 1787 में। ठीक है, तो ये आपको बताना है फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो आप सभी जानते हो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो हुई थी आपकी 1789 में। ठीक है, आपको जैसे मैंने तैयार कर रखे ना वैसे आपको भी तैयार होने चाहिए। ठीक है, चौथा, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ज्यूसेपे गेरिबाल्डी, ऑटोबान बिस्मार्क, नेपोलियन या विलियम प्रथम। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका थी आपकी ऑटोबान बिस्मार्क की। किसकी थी? ऑटोबान बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए पाँचवा, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में। तो आपको बताना है कि नेपोलियन की पराजय किस सन में हुई थी। तो आप सभी जानते हो जो नेपोलियन की पराजय हुई थी वो हुई थी आपकी 1815 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, 5 प्रश्न किए हमने, बहुत ही अच्छे से किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छठा बोला कि ऑटोबान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जो ऑटोबान बिस्मार्क था उसका संबंध किस देश से था? इटली, जर्मनी, फ्रांस या ब्रिटेन। तो आप सभी जानते हो जो ऑटोबान बिस्मार्क का संबंध था वो था आपका जर्मनी। ठीक है, आप वीडियो को आप स्पीड पर भी चला सकते हो क्योंकि 1 घंटे से कम का शायद वीडियो होने वाला नहीं है, तो आप लोग ज़्यादा पर भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न बोला गया निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फेडरिक विलेहम प्रथम, फेडरिक विलेहम चतुर्थ। तो किसको किया गया था? तो ये आपको बताना। तो आप सभी जानते हो 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था आपका विलियम प्रथम को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 8वां प्रश्न बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1882 में, 1884 में, 1885 में, 1886 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1885
1985 में, जिसे हम कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, जो आपकी इंटरनेशनल पार्टी है। कौन सी? कांग्रेस। तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नमा प्रश्न बोला गया है कि चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ? सन 1922 में, सन 1924 में, सन 1925 में, सन 1930 में। तो चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था सन 1922 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1922 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न बोला गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, किसका कथन है? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये कहा था आपके बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके बाद वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी या महात्मा गांधी? तो आप सभी जानते हो वंदे मातरम गीत के लेखक थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है। 11वें प्रश्न तक कर लिए। अब हम करेंगे 12वां। बोला हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, स्वराज पाल या पंडित नेहरू? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आप सभी जानते हो वो थे आपके महात्मा गांधी जी। ठीक है। 13वां आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 में, 1924 में, 1929 में या 1934 में? तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ आप सभी जानते हो वो कब हुआ था? 1929 में हुआ था। 14वां प्रश्न इनमें से किस राज्य या संघ क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र या झारखंड? तो आप सभी जानते हो किस राज्य या संघ क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? वो पाई जाती है आपकी कहाँ? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो जैसा कि नाम पता चला हो कपास, कपास मतलब काली मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है आपकी काली मिट्टी। 16वां प्रश्न पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? खनन प्रक्रिया, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई या अति पशुचारण? तो आप सभी जानते हो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण ये है कि जो है अधिक सिंचाई होती है वहाँ पर। ठीक है। 17वां बोला गया कि निम्न में किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती किस प्रदेश में की जाती है? तो वो की जाती है आपकी उत्तराखंड में। ठीक है। कहाँ की जाती है? आपकी उत्तराखंड में। 18वां इनमें कौन सी रबी की फसल है? इनमें कौन सी रबी की फसल है? धान, दालें, मोटे अनाज या कपास? तो रबी की फसल कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं वो है आपकी दालें। ठीक है। गेहूँ भी होते हैं। एंथ्रेसाइड का संबंध किस खनिज से? तांबा, सोना, बॉक्साइड या कोयला? तो एंथ्रेसाइड का संबंध आप सभी जानते हो किससे? आपका कोयले से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 20 मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेल शोधक खानों के लिए, फिल्मी सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो मुंबई हाई आपका प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 21 निम्नलिखित में कौन सा खनिज आधारभूत है? यानी कौन सा खनिज जो हमारे लिए आधार है? मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क या तांबा? तो आप सभी जानते हो क्या है आपका? लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है हमारा आधारभूत खनिज है। ठीक है। 22 निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा? तो परंपरागत कौन सा स्रोत है आपका? तो वो है आपका कोयला। परंपरागत स्रोत वे होते हैं जो आपके एक दिन खत्म हो जाएंगे। ठीक है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं जो एक दिन आपके क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ठीक है। पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, कोयला होगा, एक दिन ये क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और गैर परंपरागत क्या होगा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये कभी खत्म नहीं होंगे। इसके बाद 23 बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य? तो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए 24% करते हैं। भारतीय संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? राज्य, संघ, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते हो जो भारतीय संघ के अपशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? वो है आपके संघ को। किसको है? संघ। ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी जो है कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं?
तो ये आपको बताना है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो हैं आपके 8। पहले 7 थे, अब हो गए 8। निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली। तो संघीय राज्य कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है, तो आप सभी जानते हो कौन सा आपका संघीय राज्य नहीं है। बताइएगा कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है आपका, ये आपको बताना है कि संघीय जो है कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है आपका? दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 27, 28, 29 या 30। तो संघीय राज्य कितने हैं भारत में, तो वो हैं आपके कितने? 28। कितने हैं आपके? 28। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य, एक राज्य एवं राज्यों के बीच, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो आपको बताएं संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है, तो वो होता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं का समावेश है, तो ये आपको बताना है। कितनी भाषाएं हैं उसमें, तो उसमें आपकी भाषाएं कितनी? 22। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए 30वां सवाल की बोला गया निम्नलिखित में कौन सा संघीय सूची का विषय है? कौन सा आपका संघीय सूची का विषय? रक्षा, कृषि, व्यापार या शिक्षा। कौन सा आपका संघीय सूची मतलब जिसमें एक संघ होता है, तो वो है आपका रक्षा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा विकसित देश है? कौन सा विकसित देश है आपका? ब्राजील, भारत, फ्रांस या बांग्लादेश। तो आप सभी जानते हो जो आपका फ्रांस है वो आपका विकसित देश है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? ठीक है, निम्न पड़ोसी देशों में आपके जो पड़ोसी देश हैं मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल या पाकिस्तान। तो किसकी है? वो है आपके बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश की पीएम कौन है? शेख हसीना। ठीक है, चलिए एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक या तृतीयक क्षेत्रक या सूचना प्रौद्योगिकी। प्राथमिक क्षेत्र में हमारे मजदूर वर्ग आते हैं। ठीक है, द्वितीयक में क्या होते हैं? हॉस्टल वगैरह जो हमारी सुविधाएं सेवा वगैरह आती हैं। तृतीयक में बड़े बड़े लोग आते हैं। ठीक है, तो एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, यानी कि हम लोग प्राकृतिक उगाते हैं साग सब्जी वगैरह, तो वो होता है आपका प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1993 को, 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1990 को, 1 जनवरी 1985 को। तो कब हुई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना? तो 1 जनवरी 1995 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कब? 1 जनवरी 1995 को। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1982, 1984, 1985, 1986। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वो किया गया था आपका 1986। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अब हम चलते हैं 36 सवाल की तरफ। 36 बोला गया कि उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? पुलिस स्टेशन, सिविल न्यायालय, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र या जिला अधिकारी। तो उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? पुलिस स्टेशन तो नहीं जा सकता, सिविल लाइन से भी नहीं जा सकता है, जिला अधिकारी के पास तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो कहाँ जाएगा? उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र जो उनके बने होते हैं वहीं पर जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? जो सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया? 2005, 2010, 1999 या 2001। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वो किया गया था आपका 2005। सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मार्क चिन्ह किन वस्तुओं के प्रमाणिक चिन्ह है? उपभोक्ता वस्तु, उपभोग वस्तु, सेवा वस्तु, खाद्य पदार्थ या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। तो एक मार्क चिन्ह किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो किसके लिए है आपको? तो आप खाद्य जो पदार्थ होते हैं उनके लिए एक मार्क चिन्ह देखा होगा लगा होता है, तो वो किसके लिए होता है? आपका खाद्य पदार्थ यानी खाने वाले पदार्थों के लिए। 39 बोला गया भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। 24 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 24 नवंबर, 24 सितंबर। तो कब मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस? वो मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को मनाया जाएगा आपका। ठीक है, 40 भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? 1991 में, 1989, 1995 या 1960 में। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी आपकी 1991 में। भारत का अधिकांश विदेश व्यापार होता है सड़क मार्ग से, समुद्री मार्ग से, रेल मार्ग से या वायु मार्ग से। तो बोला कि जो भारत का अधिकांश जो विदेश में व्यापार होता है वो किसके माध्यम से होता है?
सड़क मार्ग से, समुद्री मार्ग से, रेल मार्ग से या वायु मार्ग से? तो वो होता है आपका समुद्री मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 42 देखेंगे। 42 बोला गया कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण से, वैश्विक तापन से, जलवायु परिवर्तन से या सतत पोषणीय संचारणीय विकास से? तो एजेंडा 21 का संबंध है आपका सतत पोषणीय संधारणीय विकास से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा या ऑस्ट्रिया? तो आप सभी जानते हो विश्व व्यापार का संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा में। ठीक है, 44 मुद्रा का आधुनिक रूप है? कागजी मुद्रा, चेक, क्रेडिट कार्ड या ये सभी? तो मुद्रा का आधुनिक रूप आपका कागजी मुद्रा भी है, चेक भी है, ये भी है, ये भी है और क्रेडिट कार्ड भी। तो ये सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, खनन क्षेत्रक या औद्योगिक क्षेत्रक या कृषि क्षेत्रक? जो द्वितीयक क्षेत्रक होता है उसे हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते जाते हैं, जिसमें फैक्ट्रियां वगैरह लगती हैं। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संपन्न संबंधी अधिकार लिए जाते हैं बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो स्वयं सहायता समूह में 11 से लेकर 20 सदस्य आपके होते हैं। तो जो सो भी निर्णय लिए जाते हैं ऋण संबंधी वो लिए जाते हैं आपके सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? मछुआरा, शिक्षक, डाकिया या व्यापारी? तो कौन सा आपका प्राथमिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, शिक्षक नहीं है, डाकिया भी नहीं है, व्यापारी भी नहीं है, ये सब क्या है? अपने धंधे में लगे हुए हैं। लेकिन मछुआरा जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप देखेंगे 48%। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? खनन, बर्तन बनाना, भवन निर्माण या सिलाई? तो आप सभी जानते हो कि निम्नलिखित कौन सी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या कौन सी आती है? तो वो आती है आपकी खनन, यानी कि जो आप काम करते हैं खेतों में वही। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, उपज की उचित सीमा, बेहतर मजदूरी या ये सभी? तो निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य? नियमित कार्य हो, ठीक है, उपज की उचित सीमा हो और बेहतर मजदूरी हो। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 50 निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? ठीक है, किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्रक को। ठीक है, कहते हैं हम लोग क्या? कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी। ठीक है, चलिए 51 बोला गया निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्रगत के अंतर्गत आता है? असंगठित क्षेत्रगत के अंतर्गत आता है? कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, राजपत्रित अधिकारी या सैनिक? तो आप सभी जानते हो कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वो आता है आपका कृषि मजदूर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका 51 का। ठीक है, 52 आपका सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? किसके अंतर्गत रखा जाता है आपका? सेवाओं को रखा जाता है आपका तृतीय क्षेत्रगत के अंतर्गत। किसको? तृतीय क्षेत्रगत के अंतर्गत। जो हमें सेवा देते हैं उन्हें हम लोग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत लगते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में उत्पादन का साधन है? पूंजी, लाभ, सेवा या कर? अगर आप कोई वस्तु आप उत्पादन करते हैं तो उससे क्या होगा? किसका साधन है? तो वो है आपका पूंजी का। ठीक है, किसका है? पूंजी का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 53 का। ठीक है, 54 देखते हैं कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? उद्योग, कृषि, व्यवसाय या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत आपका क्या है? कृषि ही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्न में किसे कृषि क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ क्षेत्रक? जो हम लोग कृषि करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? तो अभी हमने बताया था वो आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। समानता किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? अगर किसी देश का विकास हो रहा है तो उसको किससे निर्धारित करेंगे? प्रति व्यक्ति आय, औसत छात्रता दर, लोगों की स्वास्थ्य नीति या स्थिति या ये सभी? तो ये सभी, यानी कि लोग पढ़े लिखे कितनी हैं, उनके प्रति व्यक्ति आय क्या है वो, ठीक है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति कैसी है, इसी के हिसाब से निकालते हैं हम लोग प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, चलिए, किसी देश का विकास हो रहा है। ठीक है, 57 मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 125वां, 124वां, 129वां या 130वां? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है आपका
तो 130वां। कौन सी? मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 130वां। 58, निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, उपज की उच्च सीमा, बेहतर मजदूरी या ये सभी? तो ये सभी अभी मैंने बताया, ये दोनों दोबारा आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 59, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या मध्य प्रदेश? तो किसमें पाई जाती है अधिकतम साक्षरता दर? वो पाई जाती है आपकी केरल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए हम 60% देखते हैं। 60 बोला कि भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? ठीक है, 60%, 65% या 85% या 90%? तो भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करते हैं? तो वो करते हैं 85% लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान या मेघालय? तो आप सभी जानते हो जो प्रति व्यक्ति आय जो सर्वाधिक है वो है आपकी हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विकास का महत्वपूर्ण घटक है आय, औसत आय, राष्ट्रीय विकास या उच्च विकास? तो विकास का महत्वपूर्ण घटक है आपका औसत आय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई? 1940, 1942, 1945 या 1944 में? तो कब हुई थी आपकी? वो हुई थी आपकी 1945। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना हुई थी आपकी 1945 में। 64, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों की साक्षरता या ये सभी? तो क्या हो जाएगा आपका? ये सभी। ठीक है, चलिए भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो कौन सी बोली जाती है? पंजाबी, कश्मीरी, हिंदी या उर्दू? तो भारत में सर्वाधिक भाषा बोली जाती है आपकी मातृभाषा हिंदी। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देना, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देना, ए और बी दोनों। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए 67 सवाल की तरफ चलते हैं। बोला गया निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या श्रीलंका? तो तानाशाही लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है, कौन सा एक देश है? तो वो एक ही देश हो सकता है, नल्ला पाकिस्तान। ठीक है, निम्नलिखित में किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? स्थानीय निकायों में, लोकसभा में, राज्यसभा में या प्रांतीय विधायिकाओं में? तो किसमें निम्नलिखित में किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? वो है स्थानीय निकायों में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मानता, सभी धर्मों को समान समझना। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को क्या होना चाहिए? समान समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? 15 अगस्त, 14 अगस्त, 10 सितंबर या 26 जनवरी? तो लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? तो वो हुआ था आपके 26 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। समवर्ती सूची का विषय नहीं है, शिक्षा, वन, उत्तराधिकार या विदेशी मामले? समवर्ती सूची का जो विदेशी मामले हैं वो आपका विषय नहीं है। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है? जनता, संसद, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो लोकतंत्र किसका होता है? जनता का होता है, यानी लोग, सभी लोग। तो किसका हो जाएगा? आपका जनता का। ठीक है, तो 72% कर लिए। चलिए हम चलते हैं 73% की तरफ। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1980, 1990 में, 1992 में या 2004 में? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1992 में। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? भारत, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन या रूस? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है आपका भारत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं? शक्तियों का विवरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, सर्वोच्च न्यायालय या कठोर संविधान? तो कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? वो है शक्तियों का केंद्रीकरण। ठीक है, चलिए 76, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? मुद्रा, विदेशी व्यापार, बैंकिंग या व्यापार? तो राज्य सूची का विषय कौन सा है? तो वो है आपका व्यापार। क्या है? व्यापार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? भारत, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका या श्रीलंका? कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? तो वो है आपका श्रीलंका। ठीक है, निम्नलिखित में क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? पुलिस, कृषि, सिंचाई या मुद्रा? तो राज्य सूची का विषय नहीं है आपका मुद्रा, यानी रुपया, पैसा। बेल्जियम कहाँ स्थित है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? तो बेल्जियम कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है। तो कहाँ स्थित है आपकी? तो वो है आपकी यूरोप। बेल्जियम कहाँ स्थित है? यूरोप। चलिए 80% सवाल देखते हैं। एक ही वीडियो है, आपको 100% एग्जाम में ये देखने को मिलने वाला है। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल, ईसाई, सिंहली या मुस्लिम? तो श्रीलंका में याद रखना श्रीलंका क्या हो जाएगा आपका? सिंहली।
जैसे सिंह जो इनका प्रतीक क्या है, सिंह तलवार लिए, वैसे ही। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी? किस देश में हुई? तो आप सभी जानते हैं वो हुई थी आपकी इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 82 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या स्थानीय व्यापार? तो कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो कौन सा देश, ठीक है, तो कौन सा शब्द है? तो वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, तो कौन सा शब्द है दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक देश भाग ले सकते हैं। दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में हुआ। जैसे उत्तर प्रदेश से आपका हुआ कहाँ, हरियाणा, तो जो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, आंतरिक बाजार या वस्तु विनिमय? तो ये भारत के अंदर ही है, तो क्या कहलाएगा आपका? आंतरिक व्यापार। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? यानी कि भारत जो है निम्नलिखित किसका निर्यात नहीं करता है? कॉफ़ी, उर्वरक, तंबाकू या चाय? किसका नहीं करता है? तो वो करता है आपका उर्वरक, यानी कि बीज, जो आपका उर्वरक होता है ना, खाद बीज उनका। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? कांडला बंदरगाह, कोची, मुंबई या विशाखापट्टनम? तो कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? तो वो है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम करते हैं 86 प्रश्न। 86 बोला गया है कि निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? चाय, खदान, जूट का सामान, कच्चा पेट्रोलियम? तो भारत प्रमुख रूप से आपके खानदान जो है क्या करता है, जो खाने पीने की चीज़ें उनका निर्यात करता है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या अमृतसर? तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950, 1953, 1960 या 1998? तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 89% निम्नलिखित में कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु या बिहार? कौन सा है आपका? वो है आपका उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कागज, लौह एवं इस्पात, एल्यूमिनियम या सीमेंट? निम्नलिखित में कौन सा बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? वो करता है आपका एल्यूमिनियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? यानी कि कच्चे माल को चूना पत्थर के रूप में कौन प्रयुक्त करता है? प्लास्टिक, मोटर गाड़ी, सीमेंट या एल्यूमिनियम? तो चूना पत्थर को करता है आपका सीमेंट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए हम 92 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम या कोयला? तो मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में तो कौन सा खनिज पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका थोरियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधात्विक है? आधात्विक खनिज कौन सा है? ठीक है, जिसमें विद्युत धारा बिल्कुल ना बहे। मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट या जस्ता? कौन सा है आपका आधात्विक खनिज? कौन सा है? तो बताइएगा फटाफट, कौन सा आपका आधात्विक खनिज है? तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप 93 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आध्यात्मिक खनिज का। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु या बिहार? ठीक है, तो कौन सा राज्य दो तांबा का प्रमुख उत्पादक है? तो कौन सा राज्य आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो कौन सा है? वो है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कौन सा खनिज आधात्मिक है? तो मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका मैग्नीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 93 और 94 का। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? कौन सा संसाधन जो है आपका गैर परंपरागत है? ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक चलेगा। तो गैर परंपरागत क्या होता है आपका? पवन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आग्नेय चट्टान में पाया जाने वाला खनिज है? फास्फेट, नमक, लवण, जस्ता या आपका ग्रेफाइट? तो आग्नेय चट्टान में पाया जाने वाला आपका खनिज कौन सा है? तो वो है आपका ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो हेमेटाइट का संबंध आपका किसका है? लौह अयस्क से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कोरबा प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है आपका? प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, सौर ऊर्जा के लिए या बॉक्साइट के लिए? तो आप सभी जानते हो जो कोरबा प्रसिद्ध है वो है आपका कोयला के लिए, कोरबा कोयला। ठीक है, चलिए 98 हो गए आपके। आप देखते हैं 99 प्रश्न। बोला गया कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज आधारभूत है? मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क या तांबा?
खनिज आधारभूत मतलब जो जो हमारे दैनिक जीवन में हमेशा प्रयोग होता रहेगा, तो वो है आपका लौह अयस्क। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? इस्पात मतलब स्टील बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हो वो किया जाता है आपका मैग्नीज का। धात्विक खनिज का उदाहरण है, ठीक है, अभ्रक, लौह अयस्क, कोयला या आपका नमक। धात्विक खनिज क्या होते हैं जिसमें विद्युत धारा आसानी से बह सके, अधात्विक क्या होते हैं जिसमें विद्युत धारा आसानी से ना बह सके। तो धात्विक खनिज का उदाहरण क्या है आपका? वो है लौह अयस्क। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है, तो झारखंड का जो कोडरमा है वो अग्रणी उत्पादक है। अभ्रक का, लौह अयस्क का, तांबा का या सोने का, तो वो किसका है? वो है आपका अभ्रक का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। ठीक है, देखो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये हैं आपके परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत वो होती हैं जो आपके कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे, और गैर परंपरागत स्रोत वो होते हैं जो कभी आपके समाप्त नहीं होंगे। तो गैर परंपरागत स्रोत क्या है? देखो कोयला है परंपरागत, पेट्रोलियम है परंपरागत स्रोत, प्राकृतिक गैस भी परंपरागत है। तो सौर ऊर्जा जो है आपकी कैसी है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। झरिया प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए या बॉक्साइट के लिए। तो झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपकी कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, 104 हो गए। आप प्रश्न करेंगे हम 105। 105 निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा, जल, जीवाश्म ईंधन या वन। तो नवीकरण योग्य संसाधन कौन नहीं है? तो वो है आपका जीवाश्म ईंधन। इसको हम नवीकरण नहीं दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। निम्नलिखित में कौन सा खनिज आधारभूत उद्योग है? खनिज का कौन सा आधारभूत उद्योग है? चीनी, जूट का सामान, सूती वस्त्र या सीमेंट। तो कौन सा है खनिज का आधारभूत उद्योग? तो वो है आपका सीमेंट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? अक्टूबर, दिसंबर, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो रबी की फसलों का बोने का समय कब होता है? कब होता है? रबी की फसल मतलब गेहूँ, तो वो होता है आपका अक्टूबर, दिसंबर। कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? धान, गेहूँ, चना या तरबूज। जो जायद की फसल कौन सी है? वो है आपकी तरबूज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट, कॉफी, जौ या रबड़। तो रेशेदार कौन सी है? तो वो है आपकी जूट। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सी रेशेदार फसल है? कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम या ये सभी। देखो कपास भी आपकी रेशेदार फसल है, जूट तो अभी बताया है, प्राकृतिक रेशम भी है, और तो ये सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। कपास, जूट और प्राकृतिक रेशम आपकी कैसी हैं? तो वो हैं आपकी रेशेदार फसल। ये 111% निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार या चावल। तो कौन सी फलीदार फसल है? तो वो है आपकी दाल। दाल में फली होती है, तो दालें जो है आपकी फलीदार फसल है। ठीक है, चलिए 112वां प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? मिजोरम, मणिपुर, केरल या पंजाब। सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो कहाँ होती है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो वो कहाँ होती है? आपकी पंजाब। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, 113 निम्नलिखित में कौन सी रोपड़ फसल है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी रोपड़ की फसल है? गेहूँ, चना, गन्ना, मूंगफली। तो रोपड़ की फसल कौन सी है? तो वो है आपकी गन्ना। गन्ना को हम रोपड़ करके लगाते हैं। 114 जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? ठीक है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? कितना है आपका? 95%, 96%, 97.5% या 98%। तो वो है आपकी 97.5%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, चिनाब, सतलज या कृष्णा। तो सलाल बांध आपका बना है चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार या ओडिशा। तो महानदी पर जो हीराकुंड बांध बंधा है वो है आपका ओडिशा राज्य में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बांधों को भी कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल स्रोत, बाढ़ नियंत्रण का उपाय या जल का भंडार। तो बांधों को कहते हैं हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 118वां प्रश्न देखते हैं। बोला गया है कि ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया? 2013, 2012, 2014 या 2011। तो ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया? तो वो किया गया आपका 2014। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या इंदिरा गांधी। तो भूदान आंदोलन था वो किया गया था आपका इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सुंदरवन का राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश।
तो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क आपका है पश्चिम बंगाल में स्थित। चिपको आंदोलन संरक्षण, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो आप सभी जानते हो जो चिपको आंदोलन संबंधित है वो है आपका वन संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा अजैविक संसाधन है? चट्टाने, पशु, पौधे और मछलियाँ। ठीक है, अजैविक जिनमें जान नहीं होती, ठीक है, तो वो है आपकी चट्टाने। ठीक है, ये सब क्या है? जैविक। पशु, पौधे और मछलियाँ, इनमें जान होती है और भोजन करते हैं, ये आपके कैसे हैं? जैविक। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में। तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, वो पाई जाती है आपकी मालवा प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भूमि एक साधन है, प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं भूमि एक कैसा साधन है, तो वो है आपका प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, काली, पीली, लेटेराइट या सीमेंट। तो कौन सी मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो आप सभी जानते हो काली मिट्टी भी होती है, पीली भी होती है, लेटेराइट भी होती है, लेकिन सीमेंट आपका नहीं होता है। ठीक है, ये मिट्टी का प्रकार नहीं है। चलिए 125 सवाल देखते हैं, हो गया। अब 126वें सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बागान, चरगाह, भूमि और खनिज संसाधन। तो कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो देखो बागान भी है, व्यक्तिगत चरगाह भी है, ठीक है, और भूमि भी है जिसे हम कर सकते हैं, लेकिन खनिज संसाधन को नहीं कर सकते, ये हमें भूमि से ही प्राप्त होती है। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया 126 का। 127 पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है, पवन, हिमनद, जल या ये सभी। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? पवन भी है, हिमनद भी है, जल है। तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये सभी। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? पोटास, चूना, फास्फोरस या ये सभी। तो जलोढ़ मिट्टी में आपका पोटास भी अधिक पाया जाता है, चूना भी और फास्फोरस भी, तो ये सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो सबसे अधिक की मात्रा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में? पोटास की, चूना की, फास्फोरस और इन सभी की। निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत संसाधन है? परंपरागत संसाधन कौन सा है? तो आप सभी जानते हो कौन सा है, कौन सा है? जो मानव से जो क्या हो आपका प्राकृतिक में मिलता हो, कौन सा है आपका? प्राकृतिक गैस, ये परंपरागत है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्राकृतिक गैस कभी समाप्त नहीं होगी। निम्नलिखित में कौन सा जैव संसाधन है? जैव संसाधन मतलब जिसमें जान हो, लोहा, तांबा, चट्टान, इनमें जान नहीं है, तो कौन सा हो गया आपका? मत्स्य उद्योग। मत्स्य यानी मछली पालन उद्योग जो है आपका जैव संसाधन है। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? तो गैर परंपरागत कौन सा है? तो वो है आपका पवन ऊर्जा। कोयला परंपरागत है, प्राकृतिक गैस भी, खनिज तेल भी। ठीक है, तो पवन ऊर्जा कैसा है आपका? परंपरागत। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन सा संभावित संसाधन है? निम्नलिखित में कौन सा संभावित संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा या बॉक्साइड। तो संभावित संसाधन है वो है आपका पवन ऊर्जा यानी वायु ऊर्जा। ठीक है, ये हमेशा चलती ही रहेगी। ठीक है, चलिए 133 देखते हैं। 133 बोला गया किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? गुजरात, उड़ीसा, पंजाब या राजस्थान। तो किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपकी उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो चाय की खेती के लिए आप लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग, प्रवाह, जैव या अन्वीकरण योग्य। तो लौह अयस्क कैसा है? वो है आपका अन्वीकरण योग्य। ठीक है, कैसा संसाधन है? अन्वीकरण योग्य। ठीक है, 136 बोला गया लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो लेटेराइट मिट्टी जो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपकी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सा साधन पुनः चक्रीय है यानी जिसे पुनः बार बार प्रयोग कर सकते हैं? लोहा, ज्वारीय, पवन ऊर्जा या पशुधन। तो पवन ऊर्जा को हम पुनः चक्रीय कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अफ्रीका में रीडर पेस्ट क्या था? अफ्रीका में जो रीडर पेस्ट था वो क्या था? एक जानवर, एक घटना, एक खेल या एक बीमारी। तो अफ्रीका में जो फैली थी वो एक बीमारी थी, क्या उस नाम से थी? रीडर पेस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादों में अधिकता, कार्न आयात पर नियंत्रण, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? वो था आपका जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या भारत।
तो 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वो किया गया था ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। ठीक है, चलिए 141वां देखते हैं। बोला गया 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण या उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। निम्नलिखित में किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, चलिए जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 8 अप्रैल 1919 को, 10 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को या 25 अप्रैल 1919? तो वो हुई थी आपकी कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 13 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 15 अगस्त, 14 अगस्त, 10 दिसंबर या 26 जनवरी? तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? वो किया गया था आपका 26 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें गोलियां किसने चलवाई थी? तो आप सभी जानते हो जनरल डायर ने। किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? यानी कि जब भारत वापस आए थे महात्मा गांधी जी, उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो वो किया था आपका चंपारण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए 47वां देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? किसने किया था भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ? तो वो किया था आपका किसने? बताइए। तो वो किया था आपके महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? 1919 में, 1920 में, 1922 में या 1924 में? तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? तो वो किया था आपका 1920 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को, 5 जून 1932 को, 5 अगस्त 1993 को, 5 मार्च 1934 को? तो गांधी इरविन समझौता कब प्रारंभ हुआ? तो 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? सन 1917 में, सन 1919 में, सन 1921 में, सन 1924 में? तो रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो सन 1919 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। सविनय अभियान आंदोलन कब चलाया गया? 1920, 1927, 1930 या 1935? तो सविनय अभियान आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1930 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आप सभी जानते हो, वो दिया था आपके महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1914, 1915, 1918 या 1919? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे? तो वो लौटे थे आपके 1915। ये आपकी जो डेटें हैं इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपके आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 154। बोला गया असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था? लोरेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चोरा चोरी की घटना? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? वो था आपका रूलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सविनय अभियान आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? नमक का प्रयोग अमीर गरीब सब करते हैं, ये भोजन का अभिन्न हिस्सा था, नमक को तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, या उपयुक्त सभी? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। तो सविनय अभियान आंदोलन में महात्मा गांधी नमक को अधिक महत्व क्यों दिया? क्योंकि इसलिए दिया था कि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सब करते हैं, ये भोजन का अभिन्न हिस्सा था, नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, ये उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। शामिल कमीशन भारत कब पहुंचा? सन 1928 में, सन 1930 में, सन 1931 में, सन 1934 में? तो शामिल कमीशन भारत कब पहुंचा? सन 1928 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931, 5 जून 1932, 5 अगस्त 1933, 5 मार्च 1934? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है। 1782 में फ्रांस में किस प्रकार शासन था? में सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र या गणतंत्र? कैसा था? 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो वो था आपका असीमित। ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। जर्मन संस्कृति में बॉक्सजिस्ट का आशय है किसका? बॉक्सजिस्ट का क्या आशय था? राष्ट्र, संविधान, आम जनता या संसद? तो बॉक्सजिस्ट का जो जर्मन संस्कृति में आशय था वो था आपका राष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जूसेपे मेजिनी द्वारा संस्थापित गुप्त संगठन था? यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग प्रसा या यंग जर्मनी? तो वो था आपका यंग इटली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, 161वां सवाल देखते हैं। 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? इमैनुएल, जूसेपे मोजिनी, विलियम प्रथम, जूसेपे गैरिबाल्डी? तो 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो वो किया गया था इमैनुएल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए 162वां देखते हैं हम लोग।
चलिए 152वां देखते हैं। जूसेफी मैजनी का संबंध था इटली के एकीकरण से। ठीक है, निशान लगे हैं। बेना की संधि कब हुई थी? सन 1814 में, सन 1815 में, निशान लगा हुआ सन 1815 में। निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है? ये ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तैयार कर लेना। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई थी 1848 में। इटली का एकीकरण किसके हुआ? जूसेपी गैरिबाल्डी के द्वारा। पुण्य जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? वो हुआ था आपका इटली में। ठीक है, चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा लास्ट बहुविकल्पीय है। बोला गया निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र विभाजित है? इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लास्ट में से रख दिया है। रोजगार की शर्त, आर्थिक गतिविधि के उद्यमों के स्वामित्व या उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो निम्नलिखित किस आधार पर सार्वजनिक निजी क्षेत्र विभाजित है? वो है उद्यमों के स्वामित्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लेने हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। चलिए अब हम करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए ये महत्वपूर्ण आपके लघु प्रश्न है, आप इनको तैयार कर लेना। ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? आपको 2 कारण लिखने हैं। ठीक है, ये वाला प्रश्न, ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, आप तैयार कर लेना इसको। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था? इन जो प्रश्न मैं लिख रहा हूँ इनको तैयार कर लेना। ठीक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रवाद उदय के प्रमुख कारण क्या थे? और प्रश्न 4, नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? ये सभी तैयार करने हैं। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? या प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। 7वां, G77 देशों से क्या समझते हैं? ठीक है, जो जो प्रश्न है वो मैंने बता दी, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस नंबर पे आप देख लेना 8709788089 PDF लिख देना, आपको मिल जाएगी PDF सोशल साइंस आपको मिल जाएगी। ठीक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप तैयार करना है। ठीक है, 8वां प्रश्न देखते हैं। बोला गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में और भूक्षरण रोकने के लिए कोई 3 उपाय बताइए। ठीक है, लघु वाले हैं। 10वां, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इस हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए। ठीक है, तैयार कर लेना। जैव विविधता का अर्थ व मानव जीवन में इसके लिए क्या महत्व है, बताइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बहुदेशीय परियोजनाओं में बहुदेशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। प्रश्न तैयार कर लेना है। वाणिज्य कृषि से क्या आशय है? इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 14वां प्रश्न, कृषि क्षेत्र की 3 प्रमुख समस्याओं के नाम लिखिए। इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करनी है। ठीक है, लगभग 14 से 18 प्रश्न है, आप तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में अंतर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका आया हुआ है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। सड़क परिवहन के कोई 3 गुण बताइए। कोई 3 गुण लिखने हैं आपको सड़क परिवहन के। 18वां प्रश्न, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 20वां, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा बेसरकार सरकार का गठन तय करता है, तैयार कर लेना। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के उद्देश्यों को लिखिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनरेगा पर सरकार ज़्यादा जोर दे रही है इस बार। ठीक है, तो मनरेगा वाला प्रश्न छोड़ना नहीं है। शिशु मृत्यु दर रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। ठीक है, शिशु मृत्यु दर रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। ठीक है, 22वां प्रश्न ये तैयार कर लेना आपको। 23, वैश्वीकरण क्या है? इसके कोई 2 लाभ लिखिए। ठीक है, 23 प्रश्न तैयार करना है। 24, उपभोक्ता अधिकारों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अथवा उपभोक्ता के शोषण के कारणों को वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके लिख लिया। तो ये 25 लघु आप तैयार कर लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं दीर्घ भी आपके 15-16 ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं दीर्घ में आपको तैयार करना है कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों को विवरण दीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लेना इसे। ठीक है ना, ये आपका 2 नंबर का हो गया और 4 नंबर का, ये टोटल कितना हो गया आपका 6 अंक का। संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तैयार कर लेना। प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी तैयार कर लेना। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है?
ठीक है, जो विधायिका है महिलाओं, उनके प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है आप तैयार कर लेना। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तैयार कर लेना, लॉन्ग में आएगा 6 अंक का। ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों को वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का वर्णन कीजिए, ये आपके दीर्घ प्रश्न है। भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए अथवा भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ। बोलेगा वन संरक्षण का अर्थ बताइए तथा इसके संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर लेना। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के किन्हीं 3 प्रकारों की विवेचना कीजिए। भूचरण अथवा मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए 4 उपाय बताइए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। इसके बाद एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व पर प्रकाश डालिए, इंपॉर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामारी के परिणामों का उल्लेख कीजिए, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार करना। असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। ठीक है, ये तैयार कर लेना। नमक सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तैयार कर लेना। ये 16 प्रश्न है। ठीक है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बता दिए मैंने 16 के 16। ठीक है, आपके हैं दीर्घ और 25 हैं आपके लघु। ठीक है, और लगभग 168 हैं आपके बहुविकल्पीय। इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसकी पूरी PDF मिल जाएगी, आप तैयार कर लेना। ठीक है, थैंक यू।